ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम एमए प्रथम सेमेस्टर के प्रथम तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में बताएंगे। भारत का आधुनिक इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, 1744 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। पहले हम आपको ये देखते हैं कौन सा टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हम उसके सिलेबस और यूनिट बता देते हैं। जैसे हमें को 4 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है? 4 यूनिट। अब पहले यूनिट में क्या है? भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभिक चरण, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, नियंत्रण और प्रतिद्वंदिता, आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक संघर्ष। द्वितीय यूनिट में दूसरा यूनिट जो है, बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का उदय, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि और बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि, ये हमें पढ़ना है। अब तृतीय यूनिट, तीसरे यूनिट में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, कैसे इनका विस्तार हुआ था, मराठा, पंजाब, मैसूर के बारे में, और वार्ड वेल्जली की भूमिका, सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की भूमिका, व्यक्तिगत सिद्धांत के पढ़ेंगे। फिर हम चौथे यूनिट में पढ़ेंगे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं वास्को डिगामा। अपने भारत में जो सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा नाम का आया था। वास्को डिगामा 1469 से 1524 ईस्वी तक इसका था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का नाविक था। कहाँ का नाविक था? सबसे पहले अपने भारत देश पुर्तगाल वाले आए थे, सबसे लास्ट में गए थे। वास्को डिगामा पुर्तगाल का नाविक था। यह अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा था। केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। तुर्की से एशिया आने वाले मार्ग पर सल्जुक तुर्कों का अधिकार हो जाने से स्थल मार्ग बंद हो गया था। इसीलिए नवीन जलमार्गों को खोजने के प्रयत्न प्रारंभ हुए और अंततः वास्को डिगामा भारत के लिए एक नवीन जलमार्ग खोजने में सफल हुआ। भारत से ढेर सारे मसालों एवं जड़ी बूटियां ले जाकर पुर्तगाल में बेचने पर उसे यात्रा के खर्च को निकालकर 60 गुना फायदा हुआ। जब भारत आया वास्को डिगामा, यहाँ से ढेर सारे मसाले और जड़ी बूटियां ले गया और वह अपने यहाँ पुर्तगाल में बेचा। जितना इसका खर्चा आने जाने में लगा था, उससे 60 गुना अधिक फायदा पाया। तो इसी कारण वह वास्को डिगामा 502 ईस्वी में भारत दोबारा आया और 1503 में जब इसको फायदा, किसी भी व्यक्ति को अगर फायदा होता तो वहाँ दोबारा जाता है। वास्को डिगामा को फायदा हुआ, इसलिए 1502 ईस्वी में फिर आया वो। 1503 ईस्वी में कोचीन में प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक बस्ती की स्थापना की। कहाँ? सबसे पहले कोचीन में प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक बस्ती की स्थापना की, और जिसने यह दिखाया कि यूरोप से आने का रास्ता भी ये वास्को डिगामा का कार्यकाल था, वही रास्ता दिखाया इसने। जब ये वास्को डिगामा अपने साथ लौटने लगे तो इनके 30 साथियों की मौत हो गई थी। भारी वर्षा और समुद्री बीमारी बहुत तगड़ा होता है, इसके कारण से इनके 30 साथी की डेथ हो गई। एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसलिए अब हम दूसरा पढ़ते हैं, अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी नामक नीति का अनुसरण फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा किया गया था। इस नीति के तहत वे पुर्तगाल को समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना चाहते। जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, इस नीति से पुर्तगाल को जो है समुद्र के रास्ते को एकदम मजबूत, ताकि पकड़ पुर्तगाल का रहे। ये ब्लू वाटर पॉलिसी से मजबूत करना चाहा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 में भारत का पहला गवर्नर और वायसराय नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर को 1509 ईस्वी में भारत के पुर्तगाली गतिविधियों का गवर्नर नियुक्त किया गया। वह भारत में 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहा। उसने सर्वप्रथम 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया, जो एक समुद्री बंदरगाह था और बीजापुर की सल्तनत के अधीन था। धीरे धीरे उसने ड्यू, दमन, साल, सेठ, बेसिन, चौल, बम्बई, मद्रास के निकट साइनफेल और बंगाल में हुगली पर पैर जमाए। और अपने कार्यकाल में अल्बुकर ने गोवा के दुर्ग को मजबूत करने और उसके व्यापारिक महत्व को बढ़ाने की पूरी कोशिश की थी। एक अस्थायी पुर्तगाल बस्ती बसाने के विचार से स्वदेशियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को प्रेरित किया। जो इसके पुर्तगाल से आए हुए थे पुरुष, उनको प्रेरित किया कि आप यहाँ की स्त्रियों से शादी करें ताकि आपका वंश बढ़े। जब हमारा वंश बढ़ेगा तब हम इस पर इनके भारतीयों पर शासन करने में मजबूत हो जाएगा। या और एक व्यवस्था बताया, किंतु उसकी इस नीति में एक दोष था। वह मुसलमानों को बहुत परेशान करता था। उसका कहना था कि वह भारत में हिंदुओं को मुसलमानों से बचाने आया। अब हिंदुओं को देखो आकर्षित करने के लिए वह कहता था कि हम आपको मुसलमानों से बचा रहे हैं ताकि आपके ऊपर कोई वो परेशानी न हो, और बदले में वह भारत के व्यापार पर जो पुर्तगाल का एकाधिपत्य मांगता था।
अलबुक्कर ने गोवा में सती प्रथा नामक बुराई को समाप्त किया। अलबुक्कर ये अच्छा काम तो किया था, गोवा पे सती प्रथा को समाप्त किया। इस प्रकार वह राजा राम मोहन राय का पूरी यामी था, जिनके प्रयत्नों विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में सती प्रथा की कुप्रथा को समाप्त किया गया। जो गोवा में ही सती प्रथा का समाप्त किया गया, लेकिन जब 1829 विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में पूरे भारत में ये सती प्रथा कुप्रथा को समाप्त किया गया था। 1515 में मलक्का पर भी पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। 1515 ईस्वी में उसने हरमुज फारस की खाड़ी का मुहाना पर भी पुर्तगाली कब्जा कर दिया। जब 1515 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई, उस समय तक पुर्तगाल भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन चुके थे और पश्चिमी तट पर उनकी ही तूती बोलती थी। अलबुक्कर के शासन अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा पुर्तगाल कब फले फूले, सबसे ज़्यादा पुर्तगाल अलबुक्कर के शासनकाल में फले फूले और शक्तिशाली बने थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डुप्ले। जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले का जन्म 1697 ईस्वी में हुआ था। वह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी का पुत्र था। यह पदाधिकारी के पुत्र होने के कारण इनको 1720 ईस्वी में वह अपने पिता के प्रभाव से पांडिचेरी में एक उच्च पद पर नियुक्त हुआ। यहाँ रहकर उसने निजी व्यापार, जिनको उन दिनों अनुमति थी, द्वारा बहुत सारा धन कमाया और कर्मचारियों और फ्रांसीसियों कंपनियों के संविधान में अधिक परिवर्तन के कारण डायरेक्टरों ने दिसंबर 1726 ईस्वी में डुप्ले को निलंबित कर दिया। 1741 ईस्वी में ड्यूमा के भारत से वापस लौटने पर उसे फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, जिस पद पर वह 1754 ईस्वी तक कार्यरत रहा। हाँ, बढ़ते हैं अब रॉबर्ट क्लाइव को बहुत महत्व था। रॉबर्ट क्लाइव 1725 से 1774 ईस्वी तक। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी ने उसे सन 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था और प्लासी के युद्ध 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में ही अंग्रेजों ने जीता था। पहली बार 1755 से 60 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर बनाया गया। उसने दूसरे कार्यकाल 1764 से 1767 उसने ब्रिटिश साम्राज्य को पुनर्गठित किया। उसके बाद हम देखते हैं द्वैत शासन। 1765 ईस्वी में मीर जाफर का देहांत हो जाने पर ब्रिटिश कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नजीब-उद-दौला को बंगाल के शासन पर आसीन किया। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाया तथा रक्षा विभाग का उत्तरदायित्व कंपनी को संभाल दिया। रक्षा विभाग को कंपनी को संभाल दिया। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। उन्होंने आंतरिक मामलों के अन्य सभी विभाग जैसे शांति व्यवस्था, पुलिस आदि पर नवाब का ही नियंत्रण रहने दिया। इस तरह क्लाइव ने 1765 में द्वैत शासन स्थापित करके वास्तविक शक्ति तो कंपनी के पास रखी, परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर लगा दिया। जैसे पूरा सेना का खर्चा नवाब संभालते थे, प्रशासन का बारी, और अगर जो उनका सेना थे, जो अंग्रेजों की सेना था, अंग्रेजों की सेना का भरपाई पूरा नवाब करते थे। उनको रुपये देते थे, जो मिलती थी वेतन भत्ते सब नवाब देते थे और मौज करते थे अंग्रेज। नवाब सिराजुद्दौला 1756 से 57 ईस्वी तक। अली वर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में हो गई। अली वर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। सिराजुद्दौला एक ऐसा था, किसका था? ये अली वर्दी खां का बेटी का पुत्र था। अली वर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में हो गई। अली वर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। उसकी 3 पुत्रियां थी। सबसे बड़ी पुत्री घसीटी बेगम। अली वर्दी खां की 3 पुत्रियां थी। सबसे बड़ी पुत्री घसीटी बेगम और दूसरी पुत्री का नाम मायूमना और तीसरी पुत्री का नाम अमीना बेगम था। अब हम तीनों के बारे में बता रहे हैं। अली वर्दी खां कोई पुत्र था नहीं। इनकी 3 पुत्रियां थी। सबसे बड़ी पुत्री घसीटी बेगम थी, जिसका निकाह नवाब नवाज़ मोहम्मद से हुआ था। ढाका के जो नवाब थे नवाज़ मोहम्मद खां से हुआ था और इसने मुराद-उद-दौला को गोद लिया। इनकी भी कोई संतानें नहीं थी, ये मुराद-उद-दौला की गोद लिए। फिर मझली पुत्र जो मायूमना बेगम थी, जिसका पूर्णिया के शासक से निकाह हुआ और इसका पुत्र शौकत जंग था। इनके एक पुत्र थे जिसका नाम शौकत जंग था। और सबसे छोटी पुत्री अमीना बेगम का विवाह बिहार के नायब अजीम जैन-उद-दीन अहमद खां से हुआ, जिनके पुत्र ही सिराजुद्दौला थे। किसके पुत्र थे? अमीना बेगम के पुत्र का नाम सिराजुद्दौला था और इनका पुत्र सिराजुद्दौला था। अली वर्दी खां राजा थे। तीनों दामाद उनके जीवन काल में, ये जब राजा थे उसी समय इनके तीनों दामाद की डेथ हो गई। अली वर्दी खां ने सबसे छोटे पुत्री की पुत्र मिर्जा मोहम्मद को गोद लिया।
और सिराजुद्दौला का पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या था? क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद था। क्या नाम था? मिर्ज़ा मोहम्मद। मिर्ज़ा मोहम्मद को अलीवर्दी खां गोद ले लिया। इसी वजह से अलीवर्दी खां के उपरांत मिर्ज़ा मोहम्मद बंगाल का नवाब बना और उसने सिराजुद्दौला की उपाधि धारण की। इस समय उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। जब ये राजगद्दी पर संभाला उस समय सिराजुद्दौला की उम्र मात्र 20 वर्ष थी। अब उसके बाद हम देखते हैं मीर जाफ़र। पहले देखते हैं शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के बाद क्या हुआ? पहले अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, फिर उसके बाद मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो था यह बंगाल का नवाब शुरू, वह सिराजुद्दौला का सेनापति था। जो मीर जाफ़र था सिराजुद्दौला का सेनापति था और उसका फूफा भी लगता था। जो सिराजुद्दौला का फूफा भी लगता था, वह ऐसा आदमी था जो दिन रात एक ही सपना देखता था, कब वह बंगाल का नवाब बने। इसी का लाभ रॉबर्ट क्लाइव पाया, क्योंकि वह प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। जो मीर जाफ़र हैं ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गए और जो प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र सिराजुद्दौला से गद्दारी किए, और यह जो युद्ध हुआ यह सिराजुद्दौला से जब गद्दारी किए यह रॉबर्ट क्लाइव से मिल गए, और इसी कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया। क्योंकि ये सेनापति थे, सारी सेना मीर जाफ़र के अनुसार चलती, इसीलिए मीर जाफ़र ने आदेश नहीं दिया, इसलिए युद्ध मीर जाफ़र के सिराजुद्दौला बेचारे अकेले पड़ गए, इसलिए हार गए। फिर उसके बाद मीर जाफ़र के बाद क्या हुआ? मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल के नवाब 1760 से 1763 तक थे। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में बंगाल के नवाब के रूप में उनके ससुर मीर जाफ़र की जगह स्थापित किया गया। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ देने की उनकी भूमिका के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उन्हें समर्थित किया गया। देखिए एक क्रम से सारा मैं वीडियो एक क्रम से सटीक से जो सारा एक एक पेज में एक क्रम से बनाया हूँ। पहले कौन था? कौन था बताइए? पहले आपको मिले होंगे कौन? सिराजुद्दौला के पिता का नाम कौन था? मिर्ज़ा आलिद खां। जानते हैं मिर्ज़ा आलिद खां अलीवर्दी खान के बाद कौन हुआ? सिराजुद्दौला के बाद कौन हुआ? मीर जाफ़र हुआ। मीर जाफ़र के बाद कौन हुआ? मीर कासिम हुआ। मीर कासिम के बाद कौन हुआ? नवाजुद्दीन हुआ। नवाजुद्दीन के बाद कहानी ख़त्म हो गई इनकी नवाब की। तब जो है अंग्रेज़ अपना कारभार पूरा अपने पास रख लिया, सारी शक्तियाँ। अब हम अभी आपको बताएंगे आगे। मीर कासिम बंगाल के नवाब 1760 ईस्वी 1763 तक थे। इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से बंगाल के नवाब के रूप में उनके ससुर मीर जाफ़र की जगह स्थापित किया गया था। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ देने की उनकी भूमिका के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इन्हें समर्थित किया गया। फिर मीर कासिम के बाद नजमुद्दौला हुए। कौन हुए? नजमुद्दौला, जो किसके पुत्र हैं? नजमुद्दीन अली खां। ये मीर जाफ़र के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मीर जाफ़र के पुत्र। देखिए नजमुद्दौला अली खां 1765 से 1766 ईस्वी के दौरान बंगाल के नवाब बनाए गए। ये मीर जाफ़र के लड़के थे और एक कठपुतली नवाब सहित साबित हुए, और अंग्रेजों ने 1765 से 66 ईस्वी में इन्हें हटाकर अपने हाथ में 1766 ईस्वी में अंग्रेजों ने इनको हटाकर शासन का बागडोर अंग्रेज अपने पास रख लिए और नवाबी का अंत कर दिए। इसके बाद बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। बाजीराव प्रथम 1700 से 1740 ईस्वी तक ये पेशवा बाजीराव महान सेवा नायक थे, जो 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के छत्रपति साहू जी महाराज के पेशवा रहे। इनका जन्म चितपावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनको बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लोग अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते थे। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। बाजीराव प्रथम जो थे ये ब्राह्मण परिवार से थे, और इनका प्यार किससे हो गया था? मस्तानी से। जो मस्तानी से भी हुआ था, जो राजपूत की थी, वो सिंह थी। और देखिए मैं इसके आगे बारे में बताऊंगा। मस्तानी 1699 1740। मस्तानी पेशवा बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी थी। जो पेशवा बाजीराव प्रथम थे उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी एक सनातनी क्षत्रिय राजपूत थी और पन्ना के महाराज छत्रसाल की पुत्री थी और प्रणामी संप्रदाय को मानने वाली थी, और यह बहुत सुंदर थे, जिससे प्रभावित होकर जो पेशवा बाजीराव प्रथम थे इनसे प्यार कर बैठे और दूसरी शादी कर ली। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध में भारतीय पक्ष की पराजय के बाद अंग्रेजों ने 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब से संधि की, जिसके तहत शुजाउद्दौला को इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध के प्रदेश वापस दिए गए। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जो नवाब ने 50 लाख रुपए
कंपनी को दिए। कड़ा व इलाहाबाद के जिले नवाब ने मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया। नवाब ने अंग्रेजों से संधि कर ली। फिर हैदर अली का उत्कर्ष दक्षिण के मैसूर राज्य में। ये हैदर अली कौन थे? हैदर अली थे टीपू सुल्तान के पिता। कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता। बुड़कोटा नामक स्थान पर एक साधारण परिवार में 1721 में हैदर अली का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद था। देखिए, टीपू सुल्तान के दादा का नाम क्या था? फतेह मोहम्मद। ये एग्जाम कभी कभार पूछा भी जा सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। इनके पिता सैनिक सेवा में थे, बाद में वे फौजदार का पद प्राप्त किए और 1728 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। हैदर अली ने बड़ी कठिनाइयों से जीवन यापन करते हुए सैनिक सेवा प्राप्त की। कर्नाटक युद्धों ने हैदर अली के उत्कर्ष में बहुत सहायता की। 1755 ईस्वी में वह डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ और 1760 से 1761 ईस्वी में उसने 1761 ईस्वी में नंदराज की हत्या कर वह स्वयं शासक बन गया। हैदर अली जो है नंदराज की हत्या 1761 में करके वह स्वयं शासक बन गया। तब उसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, जो हैदर अली के बेटा था। टीपू सुल्तान 1751 से 1799 ईस्वी। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और मैसूर का शेर कहा जाता था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खां साहब टीपू था। इसको याद कर लीजिए क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया है। टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या है? टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली खां साहब थे, क्योंकि बहुत से लोग टीपू सुल्तान को हिंदू मानते थे। ये कौन थे? लेकिन मुसलमान थे। ये हैदर अली के पुत्र थे। क्या नाम था इनका? सुल्तान फतेह अली खां साहब टीपू थे। टीपू सुल्तान मैसूर के दूरदर्शी शासक थे। वो अंग्रेजों और उनकी नीतियों के घोर विरोधी थे। वह उनसे तब तक लड़ता रहा जब तक वह लड़ते मर नहीं गए। अब हम पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? सिविल का, हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे। वह बंगाल के गवर्नर जनरल 1785-1793 ईस्वी में थे। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिया गया। इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक माना जाता है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, अब नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक अंग्रेजों तथा मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का प्रमुख कारण पेशवा पद का विवाद था, जिसमें पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव और राघोवा ने करा दी थी। परंतु अंग्रेजों ने राघोवा का पक्ष लिया और उन्हें अपनी शरण में ले लिया, जिससे पूना दरबार को अंग्रेजों के समझ झुकना पड़ा और उन्हें मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मौका मिला। अब जो मराठा युद्ध हुआ, इसमें किसको फायदा हुआ? सब अंग्रेजों को फायदा हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि। तृतीय मैसूर युद्ध की समाप्ति मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई, जिसके अनुसार टीपू को लगभग अपने आधे राज्य से वंचित होना पड़ा। इस राज्य को मराठों, निजाम और अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया। टीपू के कुर्ग के राजा की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। कुर्ग के शासक ने बाद में अंग्रेजों की प्रभुता स्वीकार कर ली। टीपू ने लगभग 30 लाख पाउंड छत्रपूर्ति के रूप में दिए। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के कितने दिया? 30 लाख पाउंड छत्रपूर्ति के रूप में दिया था। उनके 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने अपने पास बंधक बना लिया ताकि टीपू सुल्तान इनके प्रति कोई आंदोलन न करे। इसीलिए 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने अपने साथ बंधक बना लिया। सहायक संघ लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी द्वारा लागू की गई। इस संधि के तहत भारतीय शासकों के राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन पर थी, पर इसका खर्च भी उन्हें उठाना पड़ता था। देखिए कितना बढ़िया था। ब्रिटिश शासन की पूरी बागडोर अन्य यूरोपियों को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रख सकता था और शर्त की निगरानी के लिए राजपूत देसी शासकों के दरबार में रखा जाता था और मैसूर, अवध, हैदराबाद शासकों ने यह संधि स्वीकार की। सहायक संधि से देखिए क्या था। देखिए इसमें भारतीय शासकों के राज्य की जो रक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन पर थी, लेकिन जो खर्चा जैसे बागडोर की रक्षा अंग्रेज की सेना करती थी, लेकिन उसका सारा खर्चा का ब्योर ये राजा देते थे। और एक और नियुक्त की थी, हर राज्य में अंग्रेज के द्वारा जो नियुक्त किए गए राजदूत रहेंगे। हर राज्य में मैंडेटरी होगा। अगर जो यह मानेगा वो शासन, जैसे मैसूर, अवध, हैदराबाद को यह संधि स्वीकार हो गया। कर्नाटक युद्ध दक्षिण भारत पर अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच सत्ता संघर्ष का केंद्र था, जिसे कर्नाटक मामले को लेकर लड़ा गया युद्ध कहा गया, जो 1740 से 1748। जैसे कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 प्रथम युद्ध हुआ, फिर दूसरा युद्ध 1748 से 1754 ईस्वी में हुआ।
हुआ। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 से हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय मिली और फ्रांसीसियों के पराजय हो गई। कर्नाटक के 3 युद्ध हुआ, जिसमें जिसमें ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का यह युद्ध चलता रहा, और जो लास्ट में सबसे फ्रांसीसी और अंग्रेजी से मध्य में जो लड़ाई चल रही थी 1763 ईस्वी में, कर्नाटक के तीसरे युद्ध में निर्णय हो गया कौन यहाँ राज करेगा। क्योंकि फ्रांसीसी हार गए तो अंग्रेज बचे, अंग्रेज पूरा प्रशासन शासन किए भारत पर। रणजीत सिंह 1780 से लेकर 1839 तक इनका शासन था। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब का शेर कहे जाते थे। इन्होंने सिखों को संगठित कर पंजाब राज्य को सुदृढ़ बनाया और अंग्रेजों में मधुर संबंध बनाते हुए अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। इसीलिए कहा गया अंग्रेजों के संबंधों में रणजीत सिंह घोड़ा बना रहा, और जबकि अंग्रेजी घुड़सवार बने रहे। अब हम बढ़ते हैं अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि जो राजा रणजीत और अंग्रेजों के बीच हुआ 1809 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण करने के लिए उनके साथ अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में की थी, जिसके अनुसार तय हुआ कि सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान लिया गया कि आप इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। सतलज के दक्षिणी पूर्व की ओर सिख राज्य और अंग्रेजों के संगठन माने गए। लुधियाना में अंग्रेजी सेनाएं रखी गई। लुधियाना में वो अपना अंग्रेजी सेना रख दिए, ताकि रणजीत सिंह मतलब अगर कुछ राजनीति करते हैं तो अंग्रेजों को पता चले। अंग्रेजों ने सतलज के उत्तर की ओर हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया। रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व की ओर राज्यों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। और अंग्रेजों का एक और प्रशासन था कि हर राज्य में एक अंग्रेजी रख देते थे, राजदूत बना देते थे, जो अगर कुछ इनके राज्य में हो रहा तो सारा पता चलता रहे अंग्रेजों के पास क्या हो रहा है, कौन राजा क्या सोच रहा है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। डलहौजी के हड़प नीति 1848 से 1856 ईस्वी तक। लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में भारत के निसंतान राजाओं नवाबों के गोद लेने के अधिकार समाप्त कर दिया और उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें सतारा, नागपुर, झांसी, संभलपुर और प्रमुख राज्य थे। इसे ही राज हड़प की नीति कहा गया। फिर हम देखते हैं डलहौजी की सैनिक सुधार। डलहौजी की विस्तृत विजय ने कंपनी के साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि कर दी थी और पंजाब, सिंध तथा अवध के अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित हो जाने के कारण बंगाल कंपनी के सैनिक शासन का केंद्र स्थल बने रहने की स्थिति में नहीं रह गया। इसी कारण सेना को उत्तर में लाने की व्यवस्था की गई। सेना का स्थायी केंद्र स्थल शिमला को बनाया गया। यद्यपि यह कार्य 1865 में पूर्ण हो सका। इसी प्रकार बंगाल के तोपखाने को कलकत्ता से हटाकर मेरठ लाया गया। डलहौजी ने यह भी अनुभव किया कि अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिक की संख्या अधिक हो गई। डलहौजी को पता है क्या मतलब, उनको यह आभास हुआ कि जो है यहाँ के हिंदू सैनिक, जो भारत के सैनिक ज़्यादा हो गए हैं, इनको कम किया जाए और सैनिकों की संख्या में उनको कम किया जाए और अंग्रेजी सेनाओं को बढ़ाया जाए, ताकि कोई बागडोर भारतीय सैनिकों की संख्या में अधिक होना अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। सन 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों की संख्या जब देखा 2,33,000 थी, जो 45,000 अंग्रेजों की अपेक्षा कुछ अधिक थी। मतलब लगभग 50,000 सेना जो अंग्रेज की सेना से ज़्यादा भारतीय सैनिक हो गए। इसी कारण उसने भारतीय सैनिकों में कमी करके अंग्रेजी सैनिकों में वृद्धि करने का प्रयत्न किया। उसने अंग्रेजी सैनिकों की 3 नवीन रेजिमेंट तैयार की। अंग्रेज सैनिकों की रेजिमेंट को चीन और फारस के युद्ध में भेजने का विरोध किया तथा जहां तक संभव हो सका भारतीय सैनिकों में कमी की। पंजाब में उसने पूर्णतः अंग्रेजों के नेतृत्व में एक नवीन सेना का गठन किया। गोरखों को कंपनी की सेना में भर्ती करना आरंभ किया। निस्संदेह उसके इन सुधारों ने 1857 की जो क्रांति हुई, यह सब सुधार कर लिया था। इसीलिए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की विजय हो गई। यही रीजन से था, नहीं तो अंग्रेज हार जाते। अगर भारतीय सेना ज़्यादा होती तो वह अंग्रेज हार जाते। इसीलिए कंपनी 1857 के विद्रोह के अवसर पर कंपनी की सत्ता की सुरक्षा करने में विशेष सहायता मिला। अब हम पढ़ते हैं सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी। संधि की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थी। साल सेठ के अतिरिक्त समस्त जीते हुए स्थान अंग्रेजों के मराठों को वापस कर दिए गए। अंग्रेजों ने फतेह सिंह गायकवाड़ से की गई संधि का भंग कर दिया, जिससे वह पुनः पेशवा की अधीनता में आ गया। अंग्रेज राघोवा का समर्थन नहीं करेंगे। पूना दरबार उसे 25,000 मासिक पेंशन देगा। अंग्रेज राघोवा का समर्थन नहीं करेंगे या पूना दरबार में उसे कहा गया 25,000 मासिक पेंशन दिया जाएगा, राघोवा का समर्थन ना करें।
हैदर अली 6 माह के अंदर विजित प्रदेशों को छोड़ देगा। ऐसा न करने पर पेशवा अंग्रेजों की सहायता करेगा। पेशवा के राज्य में अंग्रेजों को पूर्व के समान सुविधाएं प्राप्त रहेगी। पेशवा की किसी अन्य यूरोपियन से सहायता प्राप्त नहीं करेगा। संधि को पूरा करने का उत्तरदायित्व महादजी सिंधिया को होगा। एक अन्य संधि के द्वारा भड़ोच सिंधिया को दे दिया गया। नाना फडणवीस इस संधि से असंतुष्ट थे। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात नाना फडणवीस इस संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि का क्या महत्व था? इस युद्ध में संधि से अंग्रेजों को भूमि और साम्राज्य की दृष्टि से कुछ विशेष फायदा न हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को यह हुआ कि मराठों में शक्ति काफ़ी फूट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फूट है, सब में एकता नहीं है। इसका फायदा अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि उन्हें केवल सालसेट ही प्राप्त हुआ था, जबकि इस युद्ध में उनकी आर्थिक कठिनाई काफ़ी बढ़ गई थी। हालांकि इस युद्ध से अंग्रेजों को इस बात का पता चला कि मराठा शक्ति में आपसी फूट है, जिससे वह कभी एक होकर अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकेंगे। इतिहासकार वी स्मिथ के अनुसार सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजों के लिए अत्यंत महत्व सिद्ध हुई, क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इसके पश्चात 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य संधि बनी रही। स्मिथ के इस संधि का महत्व जरूरत से ज़्यादा बताया गया। 1793 का अधिनियम, 1793 अधिनियम जो है, एक्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी का अगले 20 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने के एक एकाधिपत्य नवीनीकरण करना था। 23 अप्रैल 1793 ईस्वी को कंपनी के अध्यक्ष फ्रांसीसी वारेन से परामर्श लेकर नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष हेनरी डंडास ने एक विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया, जो पारित होने पर प्रथम चार्टर एक्ट शासन अधिनियम कहलाया। महादजी सिंधिया 1730 से 1794 ईस्वी। महादजी सिंधिया मराठा साम्राज्य के एक शासक थे जिन्होंने ग्वालियर पर शासन किया। वे सरदार राणोजीराव सिंधिया के 5वें तथा अंतिम पुत्र थे। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया के पुत्रों में केवल महादजी पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें जीवित बच के आए थे। तदंतर 7 वर्ष उसके उत्तराधिकारी संघर्ष में बीते। महादजी सिंधिया कुशल सेना नायक, योग्य एवं सफल कूटनीतिक था। सन 1794 में इनका भी देहांत हो गया। 1794 में इनकी भी डेथ हो गई, महादजी सिंधिया की भी। फिर उसके बाद नाना फडणवीस के बारे में हम पढ़ते हैं। नाना फडणवीस का नाम वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु था। वे एक अत्यंत चतुर और प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। जब पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय वे पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। वह अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सन 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ते हैं बक्सर युद्ध के कारण। बक्सर युद्ध के प्रमुख निम्नलिखित कारण थे। मीर कासिम द्वारा बंगाल का नए सिरे से पुनर्गठन आरंभ करना, बागी जमींदारों का उन्मूलन करना, सैन्य संगठन को पुनर्स्थापित करना, गबन किए गए धन को वसूली करना। इससे कंपनी में भय व्याप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी और नवाब के मध्य कूटनीतिक संघर्ष आरंभ हुआ। यथा रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बागी रामनारायण की मदद करना, नवाब द्वारा उसके धन का अपहरण एवं हत्या करवाना, कंपनी के द्वारा पास जारी किए जाने का विरोध नवाब ने किया। कंपनी को भी समान व्यापारिक कर प्रणाली, अब जो कंपनी भी जो ये कर लेते थे, कंपनी को भी कर देना पड़ा। इसलिए अंग्रेजों के विशेष अधिकारों में जो अधिकार था अंग्रेज का, कुछ अधिकारों को कम कर दिया गया। इससे बहुत खलबली मच गई। अब हम पढ़ते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसको हम कहते हैं अस्थायी भूमि सुधार। इसे अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसको बंगाल को पुरानी पंचवर्षीय जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर लागू कराया गया। इस्तमरारी बंदोबस्त में जमींदारों को अस्थायी रूप से ज़मीन दे दी गई। देखो इससे क्या हुआ, जो जमींदारी थे उनको अस्थायी ज़मीन दे दिया गया। 1793 में पारित इस्तमरारी व्यवस्था में लगान की अस्थायी दर निर्धारित कर दी गई। कितना लगान देना है यह कंफर्म कर दिया गया। अगर आपको इतना ज़मीन है, आप इतना कर देना पड़ेगा। इस व्यवस्था के मूल में कॉर्नवालिस की योजना कंपनी की आय को निश्चित करना, जिससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यही इसीलिए इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। भारत में अंग्रेजी राज्य समर्थक जमींदारी वर्ग के निर्माण करने
ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने तथा कृषि की उन्नत करने की थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा। अगली वीडियो में हम लाएंगे इसका सारा विस्तार, जैसे प्लासी के युद्ध के कारण, बक्सर के युद्ध के कारण, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के कारण में क्या क्या रीजन था, और तोप खाने के लिए विदेशी निर्भर बक्सर के युद्ध हो जाएगा, उसके बारे में बताएंगे हम। सहायक संधि के बारे में बताएंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स के मराठा की नीति का मूल्यांकन के बारे में बताएंगे। प्रथम कर्नाटक के युद्ध का पूरा विस्तार हम बताएंगे, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा। थैंक यू।